हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास जियोग्राफी बुक 1 का चैप्टर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है, अगर आप इस वीडियो को पूरी देख लेते हैं तो आपके पास कोई भी डाउट नहीं रह जाता इस चैप्टर से रिलेटेड, एंड यू विल बी कंप्लीट दिस चैप्टर डेफिनेटली। एंड तो चलो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो पहला पॉइंट है वो है मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा तो दोस्तों देखिए, मानव भूगोल की परिभाषा क्या है। रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल जो है मानव समाजों तथा धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसका अर्थ है जो मानव समाज है और पृथ्वी है उसके बीच उन दोनों को मिलाकर एक संबंध है, जिसे ही हम संश्लेषित कहते हैं। संश्लेषित का अर्थ, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कोई दो पहलू हैं, उनको अलग अलग ना गिनकर एक ही में काउंट कर लिया जाता है। एक जॉल्ट बना लिया जाता है, उसी को संश्लेषित कहते हैं। और ये जो परिभाषा है वो रेड जेल के अनुसार है। रेड जेल के अनुसार, ठीक है। और दूसरी भी डेफिनेशन है, वो है एलन सैम्पल के द्वारा, जो है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी तथा क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ये वाली बहुत ज़्यादा फेमस है, रेड जेल वाली, आप उसी को लिखिए। और एक बात और बता दूं मैं आपको डेफिनेशन में बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि आपने इजी वर्ड्स कर दिए। आपको जैसी है वैसी ही लिखनी है, ठीक है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और सेकंड हम चलो डिस्कस कर लेते हैं तीनों विचारधाराएं कौन कौन सी हैं भी विचारधाराएं। तो संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद। तो हम निश्चयवाद को देख लेते हैं। निश्चयवाद का जनरली मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उसमें थिंक है, वो ये है कि उसमें जो है मानव वो उसकी नेचर की प्रचंडता से डरता है। उसे लगता है कि जो सब कुछ है, संस्कृति है, हमारा रहन सहन है, हमारा जो व्यवहारिक जो है, हम सोसाइटी में कैसे रहते हैं, समाज है, वो सभी पर्यावरण के नियंत्रण में है। मानव पृथ्वी की नेचर की प्रचंडता से डरता है। उसको उससे बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो कुछ भी परिवर्तन नहीं करना चाहता, अपने कौशल को यूज नहीं करना चाहता। इसी को हम निश्चयवाद कहते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और है वेरी इंपॉर्टेंट, वो है इसमें मानव जो है पृथ्वी का दास होता है, उसका नेचर का। चलिए दूसरी देख लेते हैं हम, संभववाद। संभववाद का अर्थ जो मैं आपको बता दूं, उसका अर्थ है इसमें मानव जो है अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेता है और अपने कौशल के अनुसार पृथ्वी जो नेचर है उस पर विजय पा लेता है और पृथ्वी की प्रचंडता से डरना बंद कर देता है। वो बिल्कुल नहीं डरता है और उसने कहीं अपनी टेक्नोलॉजी के अनुसार कहीं रोडें बनाई, कहीं जो है नदियों में से बहुत सारी रास्ताएं बनाई हैं, पाइपलाइंस, और चट्टानों को तोड़कर घर बनाए हैं, और मत्स्य पालन, पशुपालन, बहुत कुछ किया है उसने अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। तो इस विचारधारा का सीधा सा अर्थ ये है, मानव ने उस पर नेचर पे विजय पा ली है और नेचर जो है इसमें दास बन गई है मानव की, ठीक है। अब हम चलेंगे इन तीन विचारधाराएं, निश्चयवाद और संभववाद हम कर चुके हैं। तीसरी विचारधारा हमारी होगी, इन दोनों को मिलाकर, निश्चयवाद, संभववाद, दोनों को मिलाकर एक और नई विचारधारा आई, उसका नाम है नवनिश्चयवाद। इसका सीधा सा इसको एक बड़े ही विद्वान हैं, भूगोलवेत्ता हैं, ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने इसका प्रतिपादन किया है, इस परिभाषा का। उन्होंने इसके वर्ड्स को इसमें एक्सप्रेस किया है, रुको और जाओ। इसका सीधा सा अर्थ है, रुको, पृथ्वी पर आप रहिए
नेचर का यूज कीजिए, आप पर्यावरण में खूब रहिए, अपना पालन पोषण कीजिए बहुत अच्छे से, जो है अपना उद्योग लगाइए, अपना डेवलप कीजिए अपनी कंट्री का। लेकिन कब तक? देयर इज ओनली वन लिमिट विच यू डोंट नीड टू क्रॉस। ओके, दैट इज वो लिमिट कौन सी है कि आप तभी तक नेचर का यूज कर सकते हैं जब तक उसको नुकसान ना हो। तो ये नवनिश्चयवाद हो गया। अब मानव का प्रकृतिकरण हम देख लेते हैं। मानव का प्रकृतिकरण का अर्थ है कि मानव अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। इसमें मानव क्या करता है, अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हुई बारिश में आ गई बाढ़, तो मानव क्या करेगा, बारिश का रुकने का इंतज़ार करेगा, क्योंकि उसके पास इतना टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रकृति की जो प्रचंडता है उसको रोक दे। ठीक है, तो वो इंतज़ार करेगा। और इसी तरह हम जब मानव का प्रकृति का मानवीकरण कहें तो इसका सीधा सा अर्थ है मानव जो है क्या करेगा, बाढ़ आ रही है उसको पे बांध लगा देगा और अपने टेक्नोलॉजी के अनुसार प्रकृति पे विजय पा लेगा। ठीक है, समझ में आ गई? चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। मानव का प्रकृतिकरण ठीक वैसे ही है जैसे गर्मी में हम सोचते हैं कि ये तो भगवान की देन है, ये तो झेलना ही पड़ेगा। और ठीक प्रकृति का मानवीकरण का सीधा सा अर्थ है कि हम गर्मी को ना झेल करके एसी लगा लेंगे। यही इसका बेस्ट एग्जाम्पल है और आपको यही देना है। और एक और पॉइंट है मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र, जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इन्हीं पॉइंट्स में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता इस चैप्टर से, यही इम्पोर्टेंट है, इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। ये तीनों विचारधारा जो हैं ये वाले इनमें से आ जाएगा, या फिर ये जो चौथा पॉइंट है उसमें से आ जाएगा मानव भूगोल की प्रकृति एवं मानव भूगोल के क्षेत्र एवं उपक्षेत्र। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं, इसका क्या अर्थ है। मानव भूगोल के क्षेत्र आपको 4 लिखने को कहते हैं एग्जामिनर, मतलब वो आता है क्वेश्चन जिसमें आपको 4 लिखने होते हैं। तो हम देखिए हम इनको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं क्षेत्रों को। हम पहले सब्जेक्ट्स ले लेते हैं, जैसे कि आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और कौन सी है, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और कृषि भूगोल, ये ले सकते हैं हम। ठीक है, और ये जो है हमारी सब्जेक्ट, और राजनीतिक भूगोल हमारी सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, इसलिए हमको जल्दी याद हो जाएंगे। सो आपको यही करना है। और इसी तरह उप क्षेत्र की तरफ आप आते हो तो उप क्षेत्र में आपको क्या करना है, लिंग भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, ठीक है, ऐतिहासिक भूगोल। आपको 4 ही लिखने हैं, बहुत हैं। और एक बात और मैं बता दूं, भले ही शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन हो, आप इनको वैसे तो आते नहीं है लॉन्ग में, अगर आ भी जाएँ तो आप इनको एक्सप्लेन करने मत लग जाना, आपको सीधे ही लिखना है, क्योंकि ये हमारी NCERT में भी ऐसे ही दिए गए हैं, इनको एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि सारा जो चैप्टर है आपको कंप्लीट हो गया, आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। मानव भूगोल की परिभाषा तो आप देख ही चुके हैं। तीनों विचारधारा को देख लेते हैं। पहली विचारधारा निश्चयवाद। निश्चयवाद में मानव क्या करता है, पृथ्वी से नेचर से डरता है, उसकी प्रचंडता से डरता है। अगर बारिश आ गई, बिजली कड़क गई तो उनको लगता है भगवान जी हमसे नाराज़ हो गए। ठीक है, और संभववाद में क्या करता है, मानव अपनी टेक्नोलॉजी और कौशल के उपयोग से प्रकृति पर विजय पा लेता है और अपना एक नया रास्ता बनाता है, जिससे वह प्रकृति पर विजय पा लेता है और प्रकृति बन जाती है मानव की दास। उसी तरह चलिए आ जाते हैं हम। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये निश्चयवाद है ना, इसके जो भूगोलवेत्ता हैं, इसके संपादक हैं रेटजेल। ठीक है, और संभववाद के जो हैं वो हैं डगलस। इनको आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि कभी कभी ये MCQs में आ जाते हैं। ठीक है, नवनिश्चयवाद है वो तो मैंने आपको बताई था, ग्रिफिथ टेलर। ओके, इसी तरह अब मानव का प्रकृतिकरण वही एक बेस्ट एग्जाम्पल है। गर्मी में हम गर्मी झेलते रहते, कहते ये भगवान की देन है। जब हम अपनी टेक्नोलॉजी के अनुसार
जब एसी लगवा लेते हैं तो वो हो जाता है मानवीकरण, जिस पे हम अपनी प्रकृति पर विजय पा लेते हैं और बन जाते हैं एक क्या विवेकशील नागरिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है आपको ये चैप्टर पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मैं आपको उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मुझे लगता है मैंने इतने ईजी शब्दों में एक्सप्लेन किया है, क्योंकि एनसीईआरटी की लैंग्वेज बहुत ही कठिन होती है, तो आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। और चलिए, और हम इसके कुछ MCQs हैं जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अगर आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। और सेकंड चैप्टर को भी हम डिस्कस करेंगे इसी तरह सिंपल लैंग्वेज में। और यही 4 पॉइंट हैं जो इम्पॉर्टेंट है, आपको इनको ही तैयार करना है, यही बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से ज्वाइन होने के लिए, MCQs करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।